समर का जो ऑनसेट जल्दी हो गया, तो हीट वेव जो हो गया उसके कारण जो नींबू का जो फूल होता है वो सूख के नीचे गिर गए। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं पर्यावरण की। दोस्तों आज हम बात करने वाले ग्लोबल वार्मिंग की। दोस्तों आज हम बात करने वाले ऑक्सीजन की, कार्बन डाइऑक्साइड की और उसके पड़ने वाले प्रभाव की। दोस्तों आज हमारे साथ है श्री पंकज कुमार जी। श्री पंकज कुमार जी 17 वर्षों से पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन में के क्षेत्र में कार्यरत थे। इन्होंने वन अनुसंधान देहरादून से पर्यावरण प्रबंधन में मास्टर्स किया है और इन्होंने नेशनल लॉ स्कूल बेंगलोर से एनवायरमेंट लॉ में पीजी डिप्लोमा किया है। पंकज कुमार जी वर्तमान में ट्रू क्वालिटी सर्टिफिकेशन इंदौर के साथ सस्टेनेबिलिटी एवं क्लाइमेट चेंज एक्सपर्ट के रूप में कार्यरत है। श्री पंकज कुमार जी UNFCCC के मान्यता प्राप्त कार्बन ऑडिटर है एवं देश विदेश की कई प्रतिष्ठित संस्थाओं में काम कर चुके हैं। तो आइए मिलते हैं हम श्री पंकज कुमार जी से। नमस्कार पंकज जी। नमस्कार पंकज जी, हम आपसे जानना चाहते हैं कार्बन ट्रेडिंग के बारे में। कार्बन ट्रेडिंग क्या है? आजकल बहुत ज़्यादा सुनने में आ रहा है, इस पर बात हो रही है कार्बन ट्रेडिंग। तो हम चाहते हैं कि आप आसान भाषा में हमारे श्रोताओं को समझाइए कि कार्बन ट्रेडिंग एक्चुअल है क्या। जी बिल्कुल। मैं पहले कार्बन ट्रेडिंग पे डिस्कस करने से पहले थोड़ा सा मैं इसके बैकग्राउंड पे करूँगा बात कि आखिर है क्या। अभी जैसा कि हम सबको है मालूम कि ये जो ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज के कारण काफ़ी तरह का बदलाव हमें देखने को मिल रहा है। और ये जो जलवायु परिवर्तन होता है एक नेचुरल जो साइकिल है, ये उसी का पार्ट है। हम उसमें कुछ कर नहीं सकते। और जो वर्तमान में एयर पोल्यूशन या जितना फॉसिल फ्यूल का बर्निंग हो रहा है, इससे हमारा तापमान, जो पृथ्वी का तापमान में वृद्धि हो रहा है, जिसको हम लोग ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं। क्योंकि जो ग्रीन हाउस गैसों का कितना औसत होना चाहिए वायुमंडल में, वो उसका एक रेशियो उसका फिक्स है। अगर उसके रेशियो में थोड़ा सा भी उतार चढ़ाव होता है तो हमारे पृथ्वी के तापमान में परिवर्तन होता है। तो अभी हो रहा है वही कि ग्रीन हाउस गैसों का जो एटमॉस्फेयर में जितना ज़्यादा एटमॉस्फेयर में एमिशन हो रहा है, उसके कारण पृथ्वी का तापमान में वृद्धि हो रही है। उसी वृद्धि होने के कारण ये सब क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। तो इस चीज़ को, क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट को रोकने के लिए विश्व के सभी देशों ने इस पर चिंता व्यक्त की और एक यूनाइटेड नेशन के थ्रू यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, जो बॉन जर्मनी में है, और उनका एक क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ। और ये 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल हुआ था। उसमें करीबन विश्व के सभी देशों ने, 192 देशों ने उस पर साइन किया और सभी देशों ने कहा कि हम अपने अपने देश से ग्रीन हाउस गैस एमिशन के उत्सर्जन को ये करेंगे, उसमें डिक्रीज करेंगे। फिर हुआ क्या कि बहुत सारे देश, जो उसमें बहुत सारे देश हैं, कुछ विकसित देश हैं, कुछ विकासशील देश हैं, कुछ बहुत ही गरीब देश हैं। तो जो विकासशील देश हैं तो उनका ये कहना था कि भाई हम लोग तो अभी अपनी रोजी रोटी के लिए संघर्ष कर रहे हैं, अभी आप हमें बोलोगे कि अपने ग्रीन हाउस गैस के एमिशन को कम कर दो, ये हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। ये आप लोग की है, ये जिम्मेवारी आपकी है। और अगर देखा जाए तो पर कैपिटा जो ग्रीन हाउस गैस का जो उत्सर्जन होता है हमारे देश में बहुत ही है कम। जो बड़े बड़े देश हैं उनकी तो रसिया, यूरोपियन कंट्री, अमेरिका, इनका बहुत ही ज़्यादा है। तो उसमें वही हुआ था कि समूचे विश्व को दो ग्रुप में बांटा गया, एक विकसित देश, एक विकासशील देश। तो विकसित देश को ये दिया गया, उनको एक टारगेट दिया गया कि आपको 1992 तक में जो आपका ग्रीन हाउस गैस एमिशन हुआ करता था उसको 2012 तक का दिया गया था टाइम, कि आपको ग्रीन हाउस गैस एमिशन में जो 1990-92 में जो आपके लेवल था उसमें भी 5% की कमी करनी है। तो हुआ कि भाई इसको हम इस कमी को कैसे कम करेंगे, क्योंकि हमारा जो, उनका कहना था, हमारी जो जीवन शैली है उसमें बहुत ज़्यादा स्कोप नहीं है। तो हुआ क्या, तो उसके लिए एक नया मैकेनिज्म आया, क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म, जो 1997 क्योटो प्रोटोकॉल में आया था। उसमें होता है वही कि ऐसे जैसे जो हमारे देश में फॉसिल फ्यूल से हमारा जो पावर बनता है, तो हुआ क्या कि क्यों फॉसिल फ्यूल को धीरे धीरे कम किया जाए और जो अक्षय ऊर्जा का है स्रोत है, जैसे विंड है, सोलर है, हाइड्रो है, बायोमास है, और भी किसी तरह के प्रोजेक्ट जिससे ग्रीन हाउस गैस एमिशन में कमी होगी, उस तरह के
टेक्नोलॉजी को प्रमोट किया जाए। उसके लिए जो फंडिंग की ज़रूरत होगी, जो टेक्नोलॉजी की ज़रूरत होगी, वो विकसित देश देंगे। कार्बन डाइऑक्साइड गैस एमिशन या ग्रीन हाउस गैस एमिशन को कम करने के लिए उन्होंने ये कहा कि हम आपके देश में, यानी विकसित देश, विकासशील देश में, वो जो भी उसके लिए फंडिंग की ज़रूरत है, नई तकनीक की ज़रूरत है, जिसको इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजी बोलते हैं, स्वच्छ तकनीक, वो हम आपको देंगे। आप अपने कंट्री में उस तरह के प्रोजेक्ट को लाइए, उससे जितना भी ग्रीन हाउस गैस एमिशन में होगी, उसमें कमी होगी, उसको वो क्या करते हैं, वो कुछ एक इंटरनेशनल एक ट्रेडिंग मैकेनिज्म चलता है। विकसित देश हमसे वो करते हैं, हमसे वो उसका एक प्राइस फिक्स होता है, वो पैसा हमें मिलता है, और वो जो कार्बन क्रेडिट होता है वो बेचते हैं हम उनको। फिर वो कार्बन क्रेडिट लेकर वो अपने खाते में करते हैं कि हमने इतना गैस एमिशन कर दिया कम, और उसकी जो रिपोर्टिंग होती है वो यूएन को होती है। तो ये जो अंतर्राष्ट्रीय एक मार्केट मैकेनिज्म काम करता है, तो उसमें जो यूनाइटेड नेशन के जो मान्यता प्राप्त ग्रीन हाउस गैस ऑडिटर होते हैं, जैसे कि मैं हूँ, और भी हैं मेरे जैसे बहुत लोग, तो इस तरह के प्रोजेक्ट को उसका ऑडिट करते हैं, उसको वैलिडेट करते हैं, फिर ये रिपोर्ट हम लोग उसको यूएन को देते हैं। तो ये एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे ग्रीन हाउस गैस एमिशन को कम करने के लिए एक मैकेनिज्म काम करता है। बस इसमें एक ही चीज़ है कि उनका ये मानना था कि जब तक आप हम जैसे गरीब देशों को अगर आप कुछ फाइनेंशियल इंसेंटिव नहीं देंगे, तो हम भला इसको क्यों करेंगे, इसको क्यों करें, या कम करना हमारे लिए काफ़ी मुश्किल होगा। तो ये एक कार्बन ट्रेडिंग मैकेनिज्म, एक तरह से फाइनेंशियल इंसेंटिव मिलता है कि हम अच्छा काम भी करें, ग्रीन हाउस गैस एमिशन भी हो कम, और उसके साथ साथ उसका आर्थिक जो लाभ भी हमें मिलता है। तो ये एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे ये मैकेनिज्म इस तरह से काम करता है। बिल्कुल, आपने काफ़ी आसान भाषा में समझाया, लेकिन मैं फिर भी ये छोटे स्तर पे उसको जानना चाहूँगा कि मान लीजिए कोई एक फैक्ट्री है, हाँ, और उसका कोई 5 एकड़ का क्षेत्र है, और वो 5 एकड़ में वो फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, तो अगर वो कार्बन ट्रेडिंग को लागू करते हैं तो किस प्रकार से लागू करेंगे, तो जिससे कि हमारे दर्शक को और आसान भाषा में समझ में आ जाए। हाँ, अब वो करता है कि डिपेंड वो फैक्ट्री किस चीज़ की है। अगर वो फैक्ट्री, अगर मान लें कि वो कोयला बेस्ड एक बिजली का पावर प्लांट है, तो पावर प्लांट है, वहाँ पे बिजली बन रही है, उसमें हर दिन सैकड़ों टन या हज़ारों टन कोयला जलता है, तो उस तरह के जो भी प्लांट होंगे, वो प्रोजेक्ट हैं, या उस तरह की फैक्ट्री, वो कार्बन कार्बन ट्रेडिंग मैकेनिज्म का फ़ायदा उनको मिल सकता है। उसमें एक तरह से वो एक पूरी एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है कि अगर जितनी भी एक दिन में उस पावर प्लांट में जितना कोयला बर्न होता है, उस कोयला को बर्न होने से कितना कार्बन डाइऑक्साइड गैस हम वातावरण में छोड़ते हैं। तो अगर हम ऐसा करते हैं कि उस प्रोसेस को बंद करके, और हम उस कोयला बेस्ड पावर प्लांट के बदले हम कुछ ऐसा सोर्स लाएं, जैसे हाइड्रो हो सकता है, या बायोमास हो सकता है, या और भी कुछ दूसरे हो सकते हैं स्रोत, जिसको हम इको फ्रेंडली बोलते हैं, जिससे कोई जीएचजी गैस या कोई भी हानिकारक गैसेज वातावरण में नहीं जाती हैं। इस तरह के प्रोजेक्ट को कार्बन क्रेडिट का बेनिफिट हो सकता है, मिल सकता है। उसके साथ साथ ये जो प्लांटेशन देख रहे हैं, हमारे ट्रेजर फैंटेसी में भी काफ़ी अच्छा खासा प्लांटेशन है, तो इसका भी मिलता है फ़ायदा, क्योंकि जो पेड़ पौधा होता है, इनमें वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड को सोखने की होती है क्षमता। तो ये हम करते हैं, इस चीज़ को हम लोग एक वैज्ञानिक तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। जितना भी पेड़ इस फैंटेसी के अंदर है, हमारे पूरे टाउनशिप के अंदर, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस को सोखने की कितनी क्षमता है, कितनी इसकी कैपेसिटी है, वो हम इसको आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, और फिर उसके बदले कुछ हम आर्थिक लाभ भी हो सकता है। ये बहुत अच्छी बात है कि आर्थिक लाभ हो सकता है। जहाँ पर आर्थिक लाभ होता है, वहाँ पर मान के चलिए कि जनता कुछ न कुछ करने के लिए तत्पर रहती है। हम आपसे एक बात और ये जानना चाहते हैं कि जो कार्बन ट्रेडिंग है, इसके पर्यावरण पर क्या प्रभाव देखने को अभी मिल रहे हैं और आने वाले भविष्य में मिलेंगे? जो ये क्लाइमेट चेंज है, इसका क्या इम्पैक्ट होगा, ये हम सब कर रहे हैं, इसको काफ़ी फेस कर रहे हैं। और अभी हाल ही में एक IPCC है, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, एक वैज्ञानिक बॉडी है जो इस तरह के साइंटिफिक रिपोर्ट बनाती है कि क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट क्या है।
उनका भी रिपोर्ट आया है। उनका ये कहना है कि अगर पृथ्वी का तापमान जो औसत तापमान है, अगर हम 2% की वृद्धि हो जाए तो हमारे पृथ्वी पे उसके माने जीवन पे काफ़ी संकट आ जाएगा, काफ़ी उसके घातक परिणाम मतलब होने वाले हैं। आपके इसके परिणाम क्या हो रहा है, हमारे जो ग्लेशियर्स हैं वो मेल्ट हो रहे हैं, नदियाँ सूख रही हैं, मानसून चक्र पे इम्पैक्ट हो रहा है, जो वेदर का साइकिल होता था वो उल्टा पुल्टा हो रहा है। तो जो सारा जो ये सिस्टम हो रहा है, बदलाव हो रहा है, उसका कारण सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट उन पे होगा जो जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, जो पुअर कंट्री हैं, जैसे साउथ ईस्ट एशियन कंट्री है, बांग्लादेश जैसे बहुत सारे कंट्री जो सी के किनारे हैं। इसके कारण है कि ग्लेशियर मेल्ट हो रहा है, सी का वाटर लेवल धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो उनके अस्तित्व पे गहरा संकट है। तो इस तरह के हो रहे हैं इम्पैक्ट। और एक छोटा सा उदाहरण मैं दूंगा अभी जो हम प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं कि अभी मार्केट से नींबू गायब हो गया, नींबू का प्राइस काफ़ी बढ़ गया। बिल्कुल सही बात है। बहुत सारे उसके फैक्टर हैं, हाहाकार मचा हुआ है नींबू पे अभी तो। हाहाकार मचा। उसका एक फैक्टर ये था, मैं एक पेपर पढ़ रहा था, उसमें ऐसा लिखा था कि ये जो नींबू का संकट अभी आया, इसके दाम इतना ज़्यादा मार्केट में हो गया जो हमारी पहुंच से बाहर हो गया। उसका कारण बहुत सारे हैं कारण, पर एक कारण है ये कि नींबू जिस क्षेत्र में होता है, जो गुजरात, आंध्र प्रदेश और जो कुछ हैं स्टेट जहाँ नींबू की पैदावार सबसे ज़्यादा होती है, मार्केट में सप्लाई उन स्टेट से ज़्यादा होता है। हुआ क्या कि नींबू के लिए थोड़ा सा ड्राई, वार्म और हल्का मॉइस्चर चाहिए, लेकिन हुआ क्या कि सितंबर और अक्टूबर में काफ़ी बारिश हो गई। जो नींबू का जो क्षेत्र था जहाँ पे नींबू की पैदावार सबसे ज़्यादा हो, काफ़ी हो गई बारिश। तो एक्सेस मॉइस्चर जब हो जाता है तो नींबू का जो पेड़ होता है, उसके फूल जो होते हैं वो एक्सेस मॉइस्चर को नहीं बर्दाश्त कर पाता है और बैक्टीरियल ग्रोथ हो जाता है। तो एक तो हुआ कारण वो। उसके बाद क्या हुआ कि एकाएक मार्च से पहले फरवरी में और मार्च में तापमान बहुत ही ज़्यादा हो बढ़ने लग गया। तो इतना ज़्यादा हीट हो गया है, मतलब होता है समर का जो ऑनसेट जल्दी हो गया, तो हीट वेव जो हो गया उसके कारण जो नींबू का जो फूल होता है वो सूख के नीचे गिर गए। तो क्या होता है, हर फसल का उसको एक जिस एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशन में वो होता है, जिस तरह का तापमान, जिस तरह का मॉइस्चर, रेनफॉल जो भी उसको चाहिए, अगर वो उसको नहीं, अगर उसको होगा, उस फसल को प्राप्त होगा, तो वो फसल अच्छा ग्रो नहीं कर पाएगी। बिल्कुल, मैं समझ पा रहा हूँ। जैसे कि आपने आसान भाषा में समझाया कि मान के चलिए कि पर्यावरण 1 महीने आगे चले गया, जिससे गर्मी 1 महीने पहले आ गई, तो जो फल को, नींबू के पेड़ को जो वो वेदर चाहिए था वो मिला नहीं, इस कारण से नींबू की फसलें बर्बाद हो गई। तो उसी का असर पड़ रहा है कि आज जो नींबू के भावों में आप वृद्धि देख रहे हैं वो इसी कारण से हो रही है। उसका सबसे बड़ा कारण जो देखने का आ रहा है, पर्यावरण में परिवर्तन। और ये हो सकता है कि ये अभी जून जुलाई 1-2 महीने ये संकट और रहेगा। पंकज जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जैसे कि सभी जानते हैं कि इंदौर स्वच्छता में नंबर 1 है और विगत 5 वर्षों से वो नंबर 1 के ताज को हासिल कर चुका है। ऐसे ही एक प्रोजेक्ट चल रहा है स्मार्ट सिटी। उस स्मार्ट सिटी में आपकी क्या भूमिका है, थोड़ा सा उस पर आप प्रकाश डालेंगे? हाँ, ये जो इंदौर स्मार्ट सिटी का जो चल रहा है प्रोजेक्ट, इसमें बहुत सारी हैं चीज़ें। ऑफ कोर्स उन सारी चीज़ों में मेरा कोई ऐसा रोल नहीं है, बट एक जो उनका एक सबसे महत्वपूर्ण एक जो है काम चल रहा है, क्योंकि जो इंदौर पिछले 5 सालों से स्वच्छता सर्वे में नंबर 1 पे है। इसका एक मुख्य कारण है कि यहाँ का जितना भी म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट इस पूरे टाउन का आता है, और जो इनका पहले से जो सॉलिड वेस्ट का जो डंपिंग साइट था, जो बहुत ही था, मतलब बहुत ही बुरे हालत में था, उससे गंदी बदबू आती थी और वो क्षेत्र पूरा ही एयर पोल्यूशन भी था वहाँ पे। तो इंदौर स्मार्ट सिटी का जो प्रोजेक्ट है, उन्होंने इसमें क्या किया है कि जितना भी शहर का कूड़ा कचरा है उसका उन्होंने जो वैज्ञानिक तरीके से उसका जो निष्पादन होना चाहिए वो हो रहा है, और उसके कारण उसमें कैसे कार्बन ट्रेडिंग का फ़ायदा लिया जा सकता है वो भी उन्होंने किया है। और जितना भी इनका जो कूड़ा कचरा है, इन्होंने 2-3-4 जगहों पे बायो मिथेनेशन प्लांट लगाए हैं। उसके साथ साथ सोलर पावर प्लांट भी लगाए गए हैं, और इन्होंने सारे जो 3-4-5 चल रहे हैं प्रोजेक्ट, उसको एज ए कार्बन प्रोजेक्ट भी डेवलप किया है। और मुझे इस बात को आपको शेयर करने में काफ़ी
प्रसन्नता हो रही है कि मैं इंदौर का जो ये प्रोजेक्ट था, जो जिसको VCS कहते हैं, वॉलंटरी कार्बन स्टैंडर्ड, उसमें ये प्रोजेक्ट को इस प्रोजेक्ट को मान्यता मिली है। और उसका जो लीड ऑडिटर मैं ही था जब ये प्रोजेक्ट को मान्यता मिली। और पिछले 3 साल से जो कार्बन का जो वेरिफिकेशन होता है वो उसमें भी मैं उसमें उनके साथ काम कर रहा हूँ। इसका फ़ायदा ये है कि इनके पिछले इंदौर नगर निगम को इस प्रोजेक्ट के कारण करीबन 8 से 10 करोड़ की आय हुई है। और उसके साथ साथ जो बायो मिथेनेशन प्लांट है, उससे जो बायो CNG गैस आता है, उस गैस का प्रयोग जो इंदौर शहर के अंदर जो सरकारी बसें चलती हैं उन सारे बसों में हो रहा है। तो एक टोटल, जिसको हम लोग क्लोज्ड लूप बोलते हैं, एक वैज्ञानिक टर्म इकोनॉमी, सर्कुलर इकोनॉमी बोलते हैं। सर्कुलर इकोनॉमी में होता है कि कोई भी चीज़ आपका व्यर्थ नहीं जाता है। और ये इस क्षेत्र में इंदौर नगर निगम का जो ये काम है मील का पत्थर साबित हुआ है। और इन्होंने समूचे देश के सामने एक बहुत अच्छा उदाहरण प्रस्तुत किया है कि कैसे इन सारे प्रोजेक्ट को हम अच्छे तरीके से कर सकते हैं। और इसके साथ साथ कैसे हम कार्बन का जो जलवायु परिवर्तन को रोकने के साथ साथ इससे क्या आर्थिक फायदे हैं, वो भी इन्होंने इस बात को सबके सामने रखा है, जिसको मेरा कहना है कि देश के सभी नगर निगम को इंदौर से सीखने की ज़रूरत है। और इस चीज़ को अपने उनके टाउन्स पे नगर निगम में करने की ज़रूरत है। बिल्कुल सही बात है, जो इंदौर ने करके दिखाया है। आने वाले भविष्य में और भी जो राज्य है वो इस पद्धति पे कार्य करके उसका लाभ ले सकते हैं। सर, मैं आपसे एक बात और जानना चाहूँगा कि जैसे कि एक सामान्य व्यक्ति होता है, वो किस प्रकार से इस पर्यावरण में अपना सहयोग दे सकता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा तो नहीं जानता है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। आप कुछ सरल भाषा में अगर बता सकते हैं कि वो ये करके अपने पर्यावरण को साफ स्वच्छ रखने में सहभागिता दे सकता है। जी, आपने बिल्कुल काफ़ी अच्छा प्रश्न किया। और इसी पे जो आपने प्रश्न किया है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जब वो पिछले बार इससे अभी जो एक COP26 होता है जो स्कॉटलैंड में मीटिंग हुई थी जो UN क्लाइमेट चेंज का, उसमें गए थे। उन्होंने इस बात पे काफ़ी जोर दिया कि ये जो पर्यावरण क्लाइमेट चेंज की समस्या के बारे में करते हैं बात, ये हमारी इसका सीधा संबंध हमारी जीवन शैली से है। हमारा जो मॉडर्न लाइफस्टाइल है उसमें ऊर्जा का कंज्यूम ज़्यादा करते हैं, कूड़ा कचरा निकलता है ज़्यादा। हमारी जो पुरानी पारंपरिक जीवन शैली थी, हमें उसकी ओर जाना होगा। और जो रिसोर्सेज कंज्यूम कर रहे हैं वर्तमान जीवन शैली में, उसमें हम चाहें तो उसका जो हमारा जो कंट्रीब्यूशन है, जैसे अगर कूड़ा कचरा है, आप खुद ही सोचिए, आप जब छोटे थे, बचपन में थे, तो आपकी जो आवश्यकताएं थी वो उतनी ज़्यादा नहीं थी। बिल्कुल सही। और उस समय हर घर से अगर कूड़ा कचरा ही अगर बाहर आता था, निकलता था, तो उसकी जो मात्रा होती थी, और आज जो कूड़ा कचरा हमारे घर से निकलता है उसकी मात्रा में भी वृद्धि हुई है, कंपोजिशन में वृद्धि हो गया है। प्लास्टिक हमारे जीवन शैली का पार्ट नहीं था, हम झोला लेके जाते थे। तो मेरा ये कहना है, इस बात का सार ये है कि हम जो आपने कहा कि आम व्यक्ति कैसे करे कि कंट्रीब्यूट कि पर्यावरण हमारा सुरक्षित रहे। कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो उन्हें फॉलो करना चाहिए और अपने बच्चों को भी ये आदतें डालनी चाहिए। जैसे सबसे बड़ा है कि पेड़ पौधा प्लांटेशन जितना करें, जहाँ भी समय मिले, जहाँ भी थोड़ी सी भी मिले जगह, रूफ टॉप पे मिले, आपके घर में हो, कहीं भी गमला में हो, आप जितना ज़्यादा हो प्लांटेशन करिए। जीवन शैली है कि आप ऊर्जा का आपका कम कंज्यूम हो, पानी कम कंज्यूम करिए। ये सब रिसोर्स ऐसा है जिसका सीधा इम्पैक्ट क्लाइमेट चेंज और पर्यावरण से है। फिर हम प्लास्टिक वेस्ट कम से कम करें यूज। प्लास्टिक बहुत सारे राज्यों और देशों में बैन हो रहा है। मिनरल वाटर हम पीते हैं। हर घर में ऑलमोस्ट RO प्लांट होता है। RO प्लांट से जो ट्रीटमेंट के बाद एक पाइप से पानी निकलता है, वो पानी उसका कोई प्रयोग नहीं होता है। तो मेरा कहने का मतलब है कि आप अगर सुबह से लेकर रात तक देखेंगे कि आप क्या क्रियाकलाप हैं आपके जीवन शैली में, बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी जो आपको ऐसा खुद होगा महसूस कि अगर ये सारी चीज़ें हम फॉलो करते हैं तो हमारा जो इकोलॉजिकल फुटप्रिंट है वो ज़्यादा नहीं होगा। तो हमें कुछ नहीं करना है, हमें जीवन शैली में थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट लाना है।
बिल्कुल सही, बहुत अच्छे से आपने बताया कि कैसे जीवन शैली को सुधार के हम पर्यावरण को बचा सकते हैं। अंत में मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जो कार्बन ट्रेडिंग है, इसका भविष्य में युवा जो पीढ़ी है वो किस प्रकार से लाभ ले सकती है या अपने आप को किस प्रकार से इसके अंदर ढाल सकती है? इसमें है क्या कि मैं सिर्फ कार्बन ट्रेडिंग की बात नहीं करूँगा, क्योंकि ये एक क्षेत्र है, एक जो पर्यावरण विज्ञान या जलवायु परिवर्तन, जो क्लाइमेट साइंस है, एक विषय के रूप में है और इसकी पढ़ाई सब जगह होती है। और अब तो स्कूल के लेवल पे हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद वो स्कूल करिकुलम का पार्ट है कि आपको हर क्लासेस में पर्यावरण विज्ञान की पढ़ाई तो होती ही होती है। उसके साथ साथ क्या है कि इस क्षेत्र में करियर बनाने की काफ़ी अच्छी असीम संभावनाएं हैं। और इसमें मैं यही करूँगा कि हमारे जो ट्रेजर के जो रहवासी हैं, जो भी बच्चे क्लास 9, 10th या +2 में हैं या वो बैचलर में हैं, तो मैं ये उनसे अपील करना चाहूँगा कि ये आप इस क्षेत्र में भी करियर की संभावनाएं खोज सकते हैं और इसमें काफ़ी अच्छा स्कोप है। और भारत के ऑलमोस्ट हर जो ख्याति प्राप्त विश्वविद्यालय हैं, चाहे वो बैचलर लेवल पे या मास्टर लेवल पे या डिप्लोमा लेवल पे पढ़ाई होती है इसकी। और ये क्षेत्र अभी भी उतना ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं है और इस क्षेत्र में काम करने वालों की संख्या भी उतनी ज़्यादा नहीं है। तो जितना अभी पर्यावरण या जलवायु परिवर्तन को लेके बातचीत तेज हो गई है और जो हम ये क्लाइमेट का इम्पैक्ट अपने रोज़मर्रा के जीवन में कर रहे हैं, इसको फेस कर रहे हैं, तो इस क्षेत्र का डिमांड काफ़ी हो गया है। और तो मेरा यही है कहना, और उसका सीधा एक जीता जागता उदाहरण मैं हूँ कि मैंने भी क्षेत्र में जब पढ़ाई शुरू किया, मैंने बैचलर भी किया, मैंने पर्यावरण प्रबंधन में काफी संघर्ष करने पड़े। हाँ, उस समय तो इस क्षेत्र के बारे में इतना लोगों को नहीं मालूम था, लोग होता था कि पता नहीं इन्होंने क्या एक क्षेत्र में गए हैं, पता नहीं इसमें नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। लेकिन मैं आज यही कहना चाहूँगा कि आज वो मेरा फैसला बिल्कुल सही साबित हुआ। और मैं आज, चाहे वो आर्थिक दृष्टिकोण से देखें या एक प्रोफेशनल इंटरेस्ट होता है, और इसके साथ साथ एक आत्मिक संतुष्टि भी होती है कि हम कुछ अपने पर्यावरण के लिए काम कर रहे हैं। तो एक जो जॉब सेटिस्फैक्शन की बात होती है ना, वो भी इसके साथ है। ऑफ कोर्स रोजी रोटी तो महत्वपूर्ण है ही, पर इसके साथ साथ अगर हम अपने पर्यावरण के लिए कुछ काम करते हैं तो उसकी एक प्रसन्नता भी होती है। बिल्कुल सही बात, आपने बहुत ही अच्छी बात बताई कि पर्यावरण जो कि एक अपने जीवन का महत्वपूर्ण अंग है और उसको बचाने के लिए अगर हम जो भी कर सकते हैं वो मेरे हिसाब से कम ही होगा। तो हमारी युवा पीढ़ी से आग्रह भी है कि अधिक से अधिक अगर इस क्षेत्र में जाके अपने जीवन का अवसर ढूंढना चाहते हैं और अपने फैमिली को एक अच्छी लाइफ देना चाहते हैं तो वो इसको चूज़ कर सकते हैं। श्री पंकज कुमार जी, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतनी आसान भाषा में कार्बन ट्रेडिंग के बारे में, पर्यावरण, जल संवर्धन और क्लाइमेट चेंज के बारे में समझाया हमारे श्रोताओं को, उसके लिए धन्यवाद। तो दोस्तों, पर्यावरण को बचाने की जिम्मेदारी अब आपकी, मेरी और हम सबकी सामूहिक रूप से है। हमें प्रयास करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम पेड़ लगाएं और प्रदूषण कम फैलाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।